दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एक उल्लू ने बताया आखिर बेईमानी का धन बुढ़ापे में किन किन को खून के आंसू रुलाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दोस्तों, जीवन की असली दौलत क्या है? पैसा, संपत्ति या फिर अपनों का साथ? आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो हर बेईमान इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। जिस धन को कमाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही धन आज उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो बेईमानी से कमाए गए पैसे को अपनी ताकत समझते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा दस्तक देता है, तब यह धन किसी काम का नहीं रह जाता, बल्कि यही धन खून के आंसू रुलाता है। धन से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती और बेईमानी से कमाया गया धन एक ना एक दिन विनाश लेकर ही आता है। तो सोचिए, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, बेईमानी का धन सिर्फ दुख और पछतावा ही देता है। फैसला आपका है, किस राह पर चलना चाहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह स्मरण करा दूं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। आयशा अपने पुराने और जर्जर बैग में स्कूल की किताबें रखकर शहर के मुख्य चौक से गुजर रही थी। उसके कानों में बच्चों की हंसी और फलों के विक्रेताओं की ग्राहकों को बुलाने की पुकार गूंज रही थी। लेकिन उसकी नजर अचानक एक बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वह सिर झुकाए कुछ बुदबुदा रहे थे, मानो संसार से परे किसी अनदेखी सच्चाई में लीन हो। उनके चारों ओर का कोलाहल उनके मन की शांति को भंग नहीं कर पा रहा था, जैसे उनका कोई और ही संसार हो। आयशा धीरे धीरे उनके पास गई। उसने देखा कि वे अपने कांपते हाथों में एक पुराना, पीला और फटा हुआ कागज मजबूती से पकड़े हुए थे। कागज किसी पुराने नक्शे जैसा लग रहा था, जैसे कोई भूला बिसरा मार्ग जिसमें किसी खोए हुए सत्य का रहस्य छिपा हो। वे किसी विशेष स्थान की बात कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द अस्पष्ट थे और उनकी आवाज टूटी फूटी सांसों में डूबी हुई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था मानो वे किसी भारी बोझ को वर्षों से अपने हृदय में संजोए हुए हो। आयशा का हृदय दया से भर गया। उसका स्वभाव ही ऐसा था, कोमल और करुणामय। उसने कोमल स्वर में पूछा, बाबा आप ठीक है? आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी गहरी उदास आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया, जैसे सहायता मांगना भी उनके लिए एक कठिन परीक्षा हो। किंतु आयशा ने उनकी आंखों में कुछ और देखा, उम्मीद और बेबसी का ऐसा मेल जिसने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। चारों ओर से लोग गुजर रहे थे। कुछ ने नजर डालकर फुसफुसाया और आगे बढ़ गए, किंतु आयशा वहीं ठहरी रही। उसने स्वयं से प्रश्न किया, यह बुजुर्ग कौन है? वे इतने व्याकुल क्यों हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वे नंगे पांव थे। उनके पैर गंदे और घायल थे। उनके वस्त्र इतने पुराने और घिसे हुए थे कि लगता था वर्षों से बदले ही नहीं गए। उनके आसपास की मिट्टी और पसीने की गंध ने उनकी कठिनाइयों की कहानी कह डाली। किंतु यह सब आयशा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके विपरीत उसके भीतर एक गहरी भावना जागृत हुई, एक आत्मीयता, एक करुणा, मानो यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत हो कि उसे उनकी सहायता करनी चाहिए। उसने फिर कोमल स्वर में पूछा, बाबा आप किस महत्वपूर्ण स्थान की तलाश कर रहे हैं? बुजुर्ग कुछ क्षण मौन रहे, फिर कांपते हाथों से वह पुराना नक्शा थामे धीमे स्वर में बोले, एक ऐसी जगह जहां मुझे पहुंचना ही है। मैंने कुछ खो दिया है। उनकी आवाज इतनी धीमी थी मानो किसी प्राचीन वेदना से भरी हुई हो। उसमें ऐसा गहरा दर्द था जिसने आयशा के हृदय को भीतर तक हिला दिया। वह धीरे से उनके पास बैठ गई और नक्शे को ध्यान से देखने लगी।
वह न केवल अत्यंत पुराना था बल्कि उस पर कुछ अजीब से चिन्ह और निशान थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। कागज इतना नाजुक था मानो उसे छूते ही वह बिखर जाएगा। शायद मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, आयशा ने प्रस्ताव रखा। बुजुर्ग थोड़ा पीछे हट गए, जैसे यह नक्शा कोई गूढ़ रहस्य हो जिसे वे किसी के साथ साझा करने को तैयार ना हो। तभी पास में फल बेचने वाले एक दुकानदार ने यह सब देखा और शक भरी नजरों से कहा, बच्ची, यह बूढ़ा हर कुछ दिनों में यहाँ आता है और हमेशा यही कहानी दोहराता है। अपना समय बर्बाद मत करो। यह कभी नहीं बताता कि इसे असल में क्या चाहिए। आयशा को यह सुनकर अजीब लगा। उसने दुकानदार को धन्यवाद दिया और फिर से बुजुर्ग की ओर ध्यान दिया। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था। वह इस वृद्ध को बाकी लोगों की तरह जज नहीं करेगी। उसने फिर से पूछा, बाबा, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत वर्षों से भटक रहा हूं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा बिना आयशा की ओर देखे। आयशा को समझ आ गया कि उनकी समस्या केवल मार्ग भूलने की नहीं थी बल्कि यह कुछ और गहरी थी। वे किसी स्मृति, किसी पछतावे में उलझे हुए थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगा। चौक खाली होने लगा। लेकिन आयशा के मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि वह उन्हें इस स्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कोमल स्वर में पूछा, क्या आपके पास सोने की कोई जगह है? आपको भूख लगी है? बुजुर्ग ने कुछ पल की झिझक के बाद सिर झुका लिया, मानो यह स्वीकार करना उनके लिए कठिन हो। उनके चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी, लेकिन उनकी थकी हुई आंखें और पास की खाने की दुकानों की ओर जाती उनकी नजरें उनकी भूख को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रही थी। आयशा ने मन ही मन एक निर्णय लिया। शायद यह ईश्वर का इशारा था कि उसे इस वृद्ध की सहायता करनी चाहिए। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता था। आयशा सोच में पड़ गई कि वह इस बुजुर्ग की कैसे मदद कर सकती है। उसका घर कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसे पता था कि उसकी मां किसी अजनबी को घर लाने के विचार से सहमत नहीं होंगी। फिर भी इस बुजुर्ग को इस हाल में छोड़ देने का विचार उसे परेशान कर रहा था। अगर वह यही रात गुजारते तो क्या होता? और यह नक्शा, इसका क्या अर्थ था? उसके मन में सवाल ही सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसी का भी उत्तर उसके पास नहीं था। तभी बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ी। मुझे वहां पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, उन्होंने नक्शे को और कसकर पकड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में ऐसी तात्कालिकता थी कि आयशा को एहसास हुआ कि यह केवल एक मदद की बात नहीं थी, यह उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था, भले ही वह इसका कारण ना समझ पाई हो। आयशा ने फिर से नक्शे की ओर देखा। उसमें एक जगह पर गोल निशान बना हुआ था, जैसे वही उनका अंतिम लक्ष्य हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, बुजुर्ग हल्के से कांपने लगे, जैसे इसके बारे में बात करना भी उनके लिए असहनीय पीड़ा का कारण हो। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा, उन्होंने खुद से कहा। उनकी आंखों से एक आंसू टपककर उनके झुर्रीदार चेहरे पर लुढ़क गया। आयशा उस बुजुर्ग की पीड़ा से गहराई से जुड़ने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसका दिल पूरी तरह से मदद करने की भावना से भर गया था, लेकिन उसका मन डरा हुआ था कि वह किसी ऐसी बात में उलझ रही है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही। लेकिन जैसे ही सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूबने लगा, उसे यह एहसास हुआ कि यह मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। आयशा कुछ देर तक बुजुर्ग के पास बैठी रही, यह सोचते हुए कि वह उनकी कैसे मदद कर सकती है। उसने जो भी सवाल पूछे उनके जवाब या तो झिझक में मिले या फिर खामोशी में। वे स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे थे कि उन्हें नक्शे में चिन्हित जगह पर क्यों जाना है, लेकिन बार बार यही दोहरा रहे थे कि यह बेहद जरूरी है और उन्हें तुरंत वहां पहुंचना होगा। आयशा को समझ में आ गया कि भले ही उसे पूरी कहानी ना पता हो, लेकिन यह बुजुर्ग किसी ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुझे वहां पहुंचना ही है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्होंने नक्शे को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, जैसे उनकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। आयशा का दिल कसक उठा। उसने सोचना शुरू किया कि वह उनकी मदद कैसे कर सकती है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास इतने पैसे नहीं है।
उसकी जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वह उसकी स्कूल की जरूरतों के लिए थी और मुश्किल से एक भोजन के लिए ही काफी होती। सोचते सोचते उसे अचानक अपनी साइकिल याद आई। वह उसकी मां का दिया हुआ जन्मदिन का उपहार था जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदा था। वह साइकिल सिर्फ एक सवारी का साधन नहीं थी बल्कि उसकी आजादी और खुशहाल पलों का प्रतीक थी। जब भी वह उस पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमती तो उसे एक सुकून मिलता था। लेकिन अब साइकिल को छोड़ने का विचार आते ही उसका गला भर आया। फिर भी जब उसने बुजुर्ग की ओर देखा जो अपने नक्शे को सीने से लगाए हुए थे, जैसे वह उनकी आखिरी उम्मीद हो, तो वह अपनी भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकी। क्या मेरी साइकिल से ज्यादा यह जरूरी नहीं है? उसने खुद से यह सवाल किया। उसकी आंखें भीग गई। यह फैसला आसान नहीं था लेकिन आयशा जानती थी कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने बुजुर्ग को पास के एक पेड़ की छांव में बैठाया और उनसे कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएगी। फिर वह तेज कदमों से शहर की उस साइकिल की दुकान की ओर दौड़ी जहां एक परिचित दुकानदार पुराने सामान खरीदा और बेचा करता था। तुम अपनी साइकिल बेच रही हो? दुकानदार ने आश्चर्य से पूछा। आयशा कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में बीते पलों की यादें तैरने लगी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं किसी की मदद के लिए ऐसा कर रही हूं, उसने कहा, अपनी नजरें दुकान के फर्श पर टिकाए हुए। दुकानदार ने साइकिल की जांच की और एक मामूली रकम की पेशकश की। यह ज्यादा नहीं थी लेकिन इतनी थी कि बुजुर्ग के लिए बस का टिकट और शायद खाने के लिए कुछ खरीदा जा सके। आयशा ने अपने मन को शांत किया और विनम्रता से पैसे स्वीकार कर ली। जब उसने अपनी साइकिल सौंप दी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने ही किसी अंश को विदा कर दिया हो। यह कठिन था लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि अभी यही सही है। पैसे लेकर वह तेजी से चौक की ओर दौड़ी जहां बुजुर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे पहले से भी ज्यादा थके और झुके हुए लग रहे थे। जब आयशा ने उनके सामने पैसे बढ़ाए तो उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर ली। तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। आयशा ने हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की लेकिन अपनी भावनाओं को पूरी तरह छुपा नहीं पाई क्योंकि आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, उसने नम्रता से उत्तर दिया। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से पैसे लिए लेकिन उनकी आंखों में नमी छलक आई। उन्होंने आयशा को कुछ पल तक देखा जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि इतनी छोटी उम्र की लड़की उनके लिए इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकती है। तुम बहुत उदार हो बच्ची, उन्होंने भावुक होकर कहा। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं यह मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन तुम खुद समझोगी। फिर भी उनकी आभार भरी आंखों में गहरी उदासी छिपी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भले ही उनके पास अब साधन हो लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनका नक्शा अभी भी उनके मार्गदर्शन का एकमात्र स्रोत था और उनकी मंजिल उतनी ही दूर लग रही थी जितनी पहले थी। आयशा ने उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। अब आप नक्शे वाली जगह पर जा सकते हैं। ए ना, उसने हल्के अंदाज में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन उनकी आंखों में कोई सुकून नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी थी। आयशा के मन में भी सवाल उठने लगे कि क्या उसकी मदद पर्याप्त होगी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, बुजुर्ग ने उसे रोका और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उसमें वही निशान बना था जो नक्शे पर था। इसे अपने पास रखो, उन्होंने धीरे से कहा, कागज को आयशा की हथेली में रखते हुए। यह तुम्हारे काम आ सकता है। आयशा ने उत्सुकता से उस कागज को देखा लेकिन उसका मतलब समझ नहीं पाई। इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, बुजुर्ग धीरे धीरे नक्शा और पैसे पकड़े हुए आगे बढ़ गए। आयशा तब तक उन्हें देखती रही जब तक वे शहर की गलियों में ओझल नहीं हो गए। उसके मन में यह एहसास गहराने लगा कि यह मुलाकात यही खत्म नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए उसने जो किया वही उसका सुकून था। साइकिल खोने से जो खालीपन था वह अब उसके मन में भारी पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब उसकी दिनचर्या कैसी होगी जब उसे हर रोज पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन इस बलिदान पर उसे कोई पछतावा नहीं था। उस बुजुर्ग की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसने सही किया है। उसने अपने हाथ में पकड़े छोटे कागज के टुकड़े को फिर से देखा।
उसमें वही गोल निशान बना था जो उस पुराने नक्शे में था। यह अजीब था, लेकिन आयशा को लगा कि यह कागज किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। उसके मन में सवालों की लहरें उठने लगी, लेकिन उनके साथ एक अनजानी उम्मीद भी थी। वह सोचने लगी, यह बुजुर्ग आखिर क्या तलाश रहे थे और क्यों मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हूं। अगली सुबह आयशा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। बुजुर्ग से हुई मुलाकात और अपनी साइकिल बेचने का निर्णय बार बार उसके मन में घूम रहा था। चिंता से भरे दिल से उसने सोचा, क्यों ना उस चौक पर जाऊं जहां मैंने उन्हें छोड़ा था। चौक धीरे धीरे फिर से दुकानदारों और राहगीरों से भरने लगा था, लेकिन जिस बेंच पर वह बुजुर्ग बैठे थे वह अब खाली थी। आयशा ने इधर उधर देखा, उनकी कोई झलक पाने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आए। क्या वे अपनी यात्रा पर निकल गए? उसने खुद से पूछा, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी से उसे राहत नहीं मिली। इसके बजाय उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह उम्मीद कर रही थी कि कम से कम यह तो पता चले कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन चारों ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। सच्चाई जानने के इरादे से उसने वहां के दुकानदारों से पूछना शुरू किया। पास के फल विक्रेता ने कंधे उचका कर कहा। चौक खाली होने के बाद वह अचानक गायब हो गए। मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए। दूसरे दुकानदार जो अपनी दुकानों को जमाने में व्यस्त थे ने भी सिर हिला दिया। शायद वह अपनी यात्रा पर निकल गए होंगे, किसी ने सुझाव दिया। इन जवाबों के बावजूद आयशा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके मन की गहराई से कोई आवाज कर रही थी कि यह बुजुर्ग ऐसा नहीं था जो बिना कोई निशान छोड़े चला जाए। वह एक साथ कमजोर और दृढ़ लगते थे, जैसे उनकी यात्रा में सिर्फ पैसों से ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी। लेकिन फिर उन्होंने विदा क्यों नहीं ली, या कम से कम कोई संदेश क्यों नहीं छोड़ा? जैसे ही आयशा ने उम्मीद छोड़नी शुरू की, उसकी नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। उसी बेंच पर जहां बुजुर्ग बैठे थे, एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, सावधानी से मोड़ा हुआ। यह वही नक्शा था जो वे कल अपने पास रखे हुए थे। उसके निशान और रहस्यमय प्रतीक उसकी आंखों में बस चुके थे। आयशा ने उसे धीरे से उठाया, मानो वह कोई बहुमूल्य चीज हो, और महसूस किया कि शायद इसे वहीं जानबूझकर छोड़ा गया था। बेंच पर बैठकर उसने नक्शे को फिर से खोला और गौर से देखा। इसके पुराने निशान और गोल चिन्ह अब उसे किसी पहेली जैसे लगने लगे, जो मानो अपने हल की प्रतीक्षा कर रही थी। जो कल तक सिर्फ एक अजीब चीज लग रही थी, वह अब एक संदेश जैसा महसूस होने लगी। उन्होंने यह नक्शा यहाँ क्यों छोड़ा होगा, अगर यह उनके लिए इतना जरूरी था? आयशा ने खुद से फुसफुसाया। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। जब उसने नक्शे को ध्यान से देखा तो पाया कि इसे कुछ खास तरीके से मोड़ा गया था, जैसे किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। गोल निशान जो पहले बस एक साधारण चिन्ह जैसा लग रहा था, अब मानो इस पूरी बात का केंद्र बन गया था। ऐसा लग रहा था कि उस स्थान पर कुछ छुपा हुआ था जिसे खोजा जाना चाहिए। आयशा को महसूस हुआ कि शायद बुजुर्ग चाहते थे कि वह वहीं से उनकी यात्रा को आगे बढ़ाए। अब वह सोचने लगी, क्या वे सच में अपनी यात्रा पर निकल गए थे, या उनके साथ कुछ और हुआ था? क्या उन्हें जाने से रोका गया था, या उन्होंने मुझे किसी खतरे से बचाने के लिए पीछे छोड़ दिया था? जितना वह सोचती गई उतने ही सवाल उसके मन में उठते गए, लेकिन कोई भी जवाब उसके लिए पर्याप्त नहीं था। नक्शे को और बारीकी से देखते हुए आयशा को कुछ छोटे छोटे अंक दिखे जो किनारों पर लिखे हुए थे। यह लगभग अदृश्य थे। क्या यह कोई संकेत है, कोई गुप्त संदेश, कोई कोड? जितनी बार उसने नक्शे को देखा, उतना ही वह और रहस्यमय लगता गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह एक ऐसी पहेली थी जो अपने भीतर गहरे राज छुपाए हुए थी और केवल किसी धैर्यवान व्यक्ति के लिए अपने रहस्य खोलने वाली थी। भले ही वह उत्सुक थी, लेकिन वह एक साथ झुंझुला भी रही थी। क्या मैं धोखा खा गई? उसने खुद से पूछा। अपनी साइकिल खोने का ख्याल और यह सोच कि शायद उसे किसी झूठी कहानी में फंसाया गया हो, उसके दिल को उदास कर रहा था। लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उसे यह भरोसा दिला रही थी कि इस कहानी में उससे भी कहीं ज्यादा कुछ छुपा हुआ है। आयशा ने नक्शे को कसकर पकड़ा और तय करने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए।
उसका एक हिस्सा चाहता था कि वह इसे यहीं छोड़ दे और सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दूसरा और ज्यादा मजबूत हिस्सा महसूस कर रहा था कि इस रहस्य को छोड़ देना ऐसा होगा जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य को अधूरा छोड़ रही हो। उन्होंने क्या खोया था और यह इतना जरूरी क्यों था? यह सवाल उसे लगातार परेशान करने लगे। चौक में मिठाई बेचने वाली एक महिला ने आयशा को नक्शा पकड़े हुए देखा और कहा, वह बुजुर्ग कल इसी कागज की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन शब्दों ने आयशा के इरादे को और मजबूत कर दिया। मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। जैसे ही चौक फिर से दुकानदारों और राहगीरों की आवाजों से भरने लगा, आयशा ने नक्शा हाथ में लिए एक नई दृढ़ता के साथ खड़ी हो गई। यह केवल एक पुराना कागज नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था जो नियति की इच्छा से उसे सौंपा गया था। यह रहस्य, यह संकेत मानो ब्रह्मांड की कोई अदृश्य शक्ति उसे सौंप रही थी जिससे वह बच नहीं सकती थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिणाम जो भी हो। चौक छोड़ने से पहले आयशा ने एक बार फिर उस खाली बेंच को देखा, जैसे मन ही मन प्रार्थना कर रही हो कि वह वृद्ध पुनः उसी स्थान पर प्रकट हो जाए। उनकी गहरी खोई हुई आंखें और स्पष्ट शब्द अब भी उसकी आत्मा में गूंज रहे थे, मानो कोई आध्यात्मिक संकेत हो जिन्हें समझने के लिए उसका हृदय तैयार किया जा रहा था। भले ही भविष्य अनिश्चित था, पर अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह नक्शा अब केवल एक भूगोल का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का द्वार था। यह एक संकेत था जिसे उसे स्वयं खोजना था। रहस्य की गहराइयों में उतरने के लिए वह घर लौटकर अपने कमरे में बैठी और श्रद्धा भाव से नक्शे को मेज पर फैलाया। फीके पड़े निशान, अस्पष्ट रेखाएं और गोल चिन्ह मानो वे किसी दिव्य रहस्य के द्वार थे। कागज इतना पुराना और घिसा पिटा था कि उसमें अतीत की अनगिनत कहानियों का भार समाया हुआ प्रतीत होता था। वह चिन्ह किसी साधारण भाषा के नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी प्राचीन युग की कोई आध्यात्मिक लिपि थे जो समय के गर्त में खो गई थी। जितना अधिक वह नक्शे को देखती, उतना ही उसमें एक अनोखी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता। फिर उसकी दृष्टि नक्शे के ऊपरी कोने में बने एक बड़े गोल चिन्ह पर टिक गई। यह अन्य चिन्हों से भिन्न था, मानो यह कोई पवित्र चिन्ह हो जो किसी उच्च उद्देश्य की ओर इंगित कर रहा था। उस स्थान को लोग रहस्यमय और निर्जन मानते थे, लेकिन यदि यह निशान वहां अंकित था तो इसका अर्थ अवश्य ही कुछ विशेष था। क्या मैं यहाँ अकेली हूँ? उसने मन ही मन सोचा और नक्शे को सीने से कसकर पकड़ लिया, मानो वहीं उसकी रक्षा कर सकता हो। रास्ता धीरे धीरे संकरा होने लगा। अब उसे झुके हुए पेड़ों की शाखाओं और जमीन से उभरी हुई जड़ों के बीच से गुजरना पड़ा। जंगल की घनी छाव के नीचे सब कुछ और अजीब लगने लगा। उसका असहज महसूस करना अब बेचैनी में बदलने लगा था। यह जगह सिर्फ एक जंगल नहीं लग रही थी बल्कि कुछ और थी। अचानक आयशा की नजर पेड़ों के तनों पर बने कुछ निशानों पर पड़ी। यह वही निशान थे जो नक्शे पर बने थे। यह देखकर उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह जगह उसे किसी गहरे रहस्य की ओर खींच रही थी, जिसे वह अभी तक समझ नहीं सकी थी। वे निशान बहुत पुराने लग रहे थे, लेकिन फिर भी इतने स्पष्ट और साफ थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद आयशा ने फिर से नक्शे को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही रास्ते पर थी। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस गहरे सन्नाटे का भार अब उस पर भारी पड़ने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह स्थान किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए है और वह धीरे धीरे उस रहस्य के करीब पहुंच रही थी। हर कदम उसके आत्मविश्वास को कम कर रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठी में वह सफेद फूल देखा जो उसे उस महिला ने दिया था। वह नहीं जानती थी कि इसे क्यों दिया गया, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि यह केवल एक साधारण संकेत नहीं था। क्या यह मेरी सुरक्षा के लिए था या यह उस महिला की ओर से कोई संकेत था कि मैं आगे ना बढ़ूं?
इन सवालों का कोई उत्तर नहीं था और ना ही नक्शा या वह फूल उसे कोई स्पष्ट दिशा दे पा रहे थे। आखिरकार वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंची, जहां सूर्य की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी। इस खुली जगह के बीचों बीच एक पुरानी बड़ी पत्थर की चट्टान थी, जिस पर वही निशान उकेरे गए थे जो उसने नक्शे पर देखे थे। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। नक्शा मुझे सही स्थान पर ले आया है। जैसे ही उसने चट्टान का निरीक्षण किया, उसे फिर से एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल पेड़ और उनकी छाया थी। फिर भी उस गहरे सन्नाटे में उसे एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास हो रहा था जो उसके हृदय को भीतर तक हिला रही थी। उसने गहरी सांस ली और नक्शे को और कसकर पकड़ लिया। यह केवल शुरुआत है। अब जब वह यहां तक आ चुकी थी तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। नक्शा उसे यहां तक ले आया था, लेकिन सफर अब भी अधूरा था। वह जानती थी कि आगे का मार्ग कठिन होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और आत्मशक्ति ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब आयशा घर लौटी तो उसने नक्शा रसोई की छोटी मेज पर फैला दिया। उस पर बने चिन्ह और अजीबोगरीब निशान उसे अब भी उलझा रहे थे, लेकिन इस बार उसकी नजर नक्शे के कोनों पर पड़ी। वहां पेंसिल से लिखी कुछ हल्की, लगभग मिट चुकी इबारत थी। वे शब्द उसे कहीं ना कहीं परिचित लग रहे थे। उसने झुककर उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे तुरंत समझ नहीं आए। जैसे ही उसने ध्यान से उन शब्दों को देखा, एक हल्की सी याद उसके मन में जाग उठी। मैंने इसे कहीं पहले देखा है, उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन वह उस धुंधली याद को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थ थी। उसने सोचा कि यह नक्शा अपनी मां को दिखाना चाहिए। शायद वे कुछ ऐसा जानती हो जिससे उसे कोई संकेत मिल सके। जैसे ही उसकी मां ने नक्शा देखा, उनके चेहरे पर गहरा आश्चर्य और चिंता झलक उठी। वे कुछ क्षण तक बिना कुछ कहे खड़ी रही। उनकी उंगलियां नक्शे को पकड़ते हुए हल्के से कांप रही थी। तुम्हें यह कहां से मिला आयशा? उन्होंने हैरानी और चिंता भरी आवाज में पूछा। आयशा ने कुछ क्षणों की झिझक के बाद पूरी कहानी अपनी मां को बताई। उस बुजुर्ग से मुलाकात, उनका अचानक रहस्यमय तरीके से ओझल हो जाना और फिर नक्शे की ओर किया गया उनका संकेत जिसने उसे जंगल तक पहुंचाया। जैसे ही उसकी मां ने कहानी सुनी, उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और अप्रत्याशित थी। उन्होंने बिना देर किए नक्शे को जल्दी से मोड़ा और उसे आयशा के हाथ में वापस रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। उनकी आवाज किसी साधारण सलाह जैसी नहीं थी, बल्कि एक कठोर आदेश की तरह थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हारे दादाजी का था, लेकिन इसने हमेशा परेशानियां ही खड़ी की है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसके कारण किसी मुसीबत में पड़ो। आयशा उनकी बातों से चौंक गई। यह नक्शा जो बस एक पुराने कागज की चिट्ठी जैसा दिख रहा था, उसकी मां को इतनी गहरी बेचैनी क्यों दे रहा था? यह सब जानने के लिए उसने अपनी मां से और सवाल किए। दादाजी ने इस नक्शे के साथ ऐसा क्या किया था? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसने जिज्ञासा से पूछा। मां ने उसकी ओर देखने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां दोबारा नहीं खोली जानी चाहिए। उनके स्वर में एक गहरा दर्द था, मानो वे किसी पुरानी याद को फिर से ना छूने की प्रार्थना कर रही हो। मां की यह अनिच्छा आयशा की जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मां कुछ छुपा रही है और अब इस नक्शे को छोड़ देना नामुमकिन था। हालांकि जब दादाजी का जिक्र हुआ तो आयशा के मन में कुछ धुंधली यादें उभर आई। उसे अपनी मां की कहानियों में उनके बारे में कुछ बातें याद आई, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी जो अब आयशा के हाथों में था। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि दादाजी के पास एक छोटी सी वस्तु भी थी जो किसी पदक या चाबी जैसी लग रही थी। यह वस्तु बहुत हद तक उसी चीज से मिलती जुलती थी जो उसने चौक में उस बुजुर्ग के पास देखी थी। इस खोज ने उसके भीतर एक अजीब सी उत्तेजना भर दी। यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता था। नक्शा, वह बुजुर्ग और उसके दादाजी, इन सब के बीच कोई गहरा संबंध था जिसे अब जानना जरूरी था। जब आयशा ने यह तस्वीर अपनी मां को दिखाई तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। उन्होंने घबराहट और बेचैनी से पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिली? उनकी आवाज में गुस्से और डर का अजीब सा मिश्रण था। उन्होंने झट से तस्वीर को पकड़ लिया
और उनके चेहरे पर एक अनजाना भय और गहरा दुख झलक उठा। यह सब अतीत की बातें हैं आयशा, इन्हें वहीं रहने दो। मैं तुमसे विनती करती हूं, इसे और मत को दो। उनकी आवाज में असहायता और दर्द था, लेकिन आयशा अब समझ चुकी थी कि यह सब वह यूं ही छोड़ नहीं सकती। उसकी मां की बातों ने यह पक्का कर दिया कि नक्शा उनके परिवार के किसी रहस्य से जुड़ा हुआ था। पर क्यों? ऐसा क्या था जिसे इतने वर्षों से छुपाया जा रहा था? और उस बुजुर्ग का इस कहानी में क्या स्थान था? सवालों की संख्या हर नई खोज के साथ बढ़ती जा रही थी। आयशा को एहसास हुआ कि इस नक्शे का रहस्य उसके अपने परिवार की कहानी में ही छिपा था। उसकी मां जितना भी इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसे लग रहा था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। नक्शा, तस्वीर और वह बुजुर्ग, इन तीनों की कहानियां अब किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। उस रात आयशा ने घंटों बैठकर नक्शे और तस्वीर को एक साथ देखा। अब उसे कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत दिखने लगे जो पहले उसकी नजरों से छूट गए थे। जिस तरह उसके दादाजी ने नक्शे को संभाला था, उसे लगता था कि वह उनके लिए किसी बहुमूल्य खजाने से कम नहीं था। वह पदक जो मानो किसी गहरी पहेली का हिस्सा था, अब एक महत्वपूर्ण संकेत लगने लगा था। यह सोचकर कि यह सफर अब भी बस शुरू ही हुआ है, आयशा के भीतर दृढ़ता और बढ़ गई। वह जानती थी कि अपनी मां की इच्छा के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा, जिसमें वे हाथ में वही नक्शा और एक अजीब सा पदक पकड़े हुए थे। उनके चेहरे का भाव सख्त और गंभीर था, जैसे वे कोई गहरा रहस्य छुपा रहे थे। अब उसे यकीन हो गया कि पाक हसन के पास भी ऐसा ही एक पदक था। क्या यही पदक उस रहस्य की कुंजी था? लेकिन यदि ऐसा था तो दादाजी ने इसे छुपाने की कोशिश क्यों की? अब आयशा ने उस बुजुर्ग को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह केवल एक खोया हुआ व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कोई ऐसा था जो वर्षों से अपने साथ दर्द और रहस्य का बोझ ढो रहा था। शायद यह नक्शा उनकी अंतिम आशा थी। लेकिन वे खोज क्या रहे थे? क्या वे अपने खोए हुए अतीत को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आयशा ने अपनी मां से पुनः सच्चाई जानने का प्रयास किया। उसने अपने दादाजी के अतीत के बारे में पूछा, लेकिन उसकी मां अब भी टालमटोल कर रही थी। वे एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा परिवार के लिए सब कुछ किया। बस इतना कहकर उसकी मां ने बात समाप्त कर दी। आयशा को महसूस हुआ कि या तो उसकी मां पूरी सच्चाई नहीं जानती थी या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रही थी। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना आवश्यक नहीं होता। उसकी मां ने नक्शे और चिट्ठी को देखते हुए कहा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसमें एक अनहा सत्य भी छिपा था। अब तक आयशा के पास इस रहस्य के कई टुकड़े जुड़ चुके थे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। यह स्पष्ट था कि वह बुजुर्ग मात्र एक मजबूर व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा थे। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वासघात, छिपे हुए राज और किसी मूल्यवान वस्तु का संकेत था। जब यह स्पष्ट हो गया कि वह बुजुर्ग वास्तव में पाक हसन थे, तो आयशा को महसूस हुआ कि इस रहस्य को सुलझाना और भी आवश्यक हो गया था। अब एक प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। क्या पाक हसन न्याय की तलाश में थे या उनके इरादे कुछ और थे? क्या चौक में उनका उदास चेहरा सच्चा था या उसके पीछे कोई पुरानी कड़वाहट छिपी थी? यह विचार उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि नक्शे का रहस्य जानने के लिए उसे दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। मन में उठ रहे प्रश्नों और अनजाने भय के बावजूद आयशा ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस नक्शे को छोड़ नहीं सकती। यह अब केवल एक पुराना कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी अपनी कहानी का हिस्सा बन चुका था। अगर पाक हसन ने यह नक्शा मुझे सौंपा तो जरूर उन्होंने सोचा होगा कि मैं इसे पूरा कर सकती हूँ, उसने स्वयं से कहा। जितना वह इस बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। शायद उसके दादाजी वह व्यक्ति नहीं थे जिन्हें उसकी मां नेक और निस्वार्थ बताती आई थी, और शायद पाक हसन केवल बदला लेने के लिए नहीं बल्कि किसी और सत्य की खोज में थे। अपने निश्चय को दृढ़ करते हुए आयशा ने नक्शे को फिर से ध्यान से देखा। अब उन अजीब प्रतीकों और निशानों में उसे एक गहरी पहचान महसूस हो रही थी, जैसे वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पाक हसन की चिट्ठी अब भी उसके मन में गूंज रही थी।
लेकिन अब वह जान चुकी थी कि असली उत्तर तभी मिलेंगे जब वह इस यात्रा को अंत तक ले जाएगी। नक्शा, चिट्ठी और तस्वीर को अपने बैग में सहेजते हुए आयशा ने एक गहरी सांस ली। जो कुछ भी उसे आगे मिलने वाला था वह उसके स्वागत के लिए तैयार थी। यह यात्रा उसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाने वाली थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हर कदम के साथ यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। आयशा सुबह बहुत जल्दी ही उस पवित्र मार्ग पर चल पड़ी जो नक्शे में पहाड़ों की ओर इंगित था। उसकी पीठ पर केवल एक छोटा सा बैग था जिसमें पानी, नक्शा और दादाजी की तस्वीर थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, जंगल पीछे छूटता गया और रास्ता कठिन होता गया। यह यात्रा सरल नहीं थी। ढीली चट्टानें और टूटी शाखाएं इसे और कठिन बना रही थी, लेकिन आयशा ने अपने कदम नहीं रोके। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह उन उत्तरों के निकट पहुंच रही है जिनकी उसे तलाश थी। घंटों की यात्रा के बाद उसने देखा कि रास्ते में संकेत छोड़े गए थे। एक पुरानी झोपड़ी जो अब सरगल चुकी लकड़ियों में बदल गई थी, पेड़ों के बीच छिपी थी। पास ही एक जली हुई आग की जगह थी, जहां पत्थरों पर अब भी काले निशान मौजूद थे। यह देख आयशा के मन में एक ठंडी हलचल हुई। यह स्थान जो अब वीरान पड़ा था, बीते समय की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए था। ऐसी कहानियां जो शायद अब कोई नहीं जानता था। तेज हवा की सरसराहट ही उसका एकमात्र साथी थी, लेकिन अब यह अकेलापन उसके मन को विचलित करने लगा था। जो जंगल पहले उसे शांति देता था, अब उसमें एक अनजाना रहस्य और गहराई महसूस हो रही थी। उसने नक्शे की ओर देखा। वह उस विशेष चिन्ह के पास पहुंच चुकी थी जिसे नक्शे पर महत्वपूर्ण बताया गया था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। अंततः जब वह उस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि चट्टानों के बीच एक गुफा छिपी हुई थी। गुफा के प्रवेश पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था जो नक्शे पर अंकित था। यह समय के साथ मिट चुका था, लेकिन अब भी स्पष्ट था। आयशा ने पत्थर को हल्के हाथों से छुआ। वह ठंडा और कठोर था, जैसे इसके भीतर सदियों का रहस्य समाया हुआ हो। अंधेरे में झुककर प्रवेश करते हुए उसने भीतर एक लकड़ी का संदूक देखा, हल्की धूल से ढका लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे, मानो कोई दैवीय संकेत उसे रोकना चाहता हो। यह अनुभव किसी ईश्वरीय चेतावनी की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह उस गहरे रहस्य के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह संदूक के पास गई, उसकी दृष्टि ढक्कन पर चिपकी एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। कागज पर लिखी गई लिपि मजबूत थी, लेकिन समय ने इसे जर्जर बना दिया था। उसमें लिखा था, सत्य तुम्हें मुक्त कर सकता है या विनाश की ओर ले जा सकता है। यह संदेश किसी अजनबी के लिए नहीं बल्कि जैसे उसी के लिए लिखा गया था। उसकी रीढ़ में एक गहरी सिहरन दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली, मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और यह सोचने लगी कि इस संदूक में ऐसा क्या हो सकता है जो इस प्रकार की चेतावनी के योग्य हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे संदूक की पुरानी लकड़ी को स्पर्श करने लगी। उसकी आत्मा द्वंद्व में फंस गई। क्या इसे खोलना सही होगा? उसके हृदय में प्रश्नों का तूफान उमड़ रहा था। अगर इसके भीतर कुछ ऐसा हुआ जो मेरे दादाजी की स्मृतियों को धूमिल कर दे, अगर यह सत्य मेरे परिवार की पहचान ही बदल दे। उसके कदम ठिठक गए। गुफा का सन्नाटा अब और भी गहरा लगने लगा। अगर यह एक भूल साबित हुई तो क्या वह इसे सुधार पाएगी? उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। एक ओर उसका मन कर रहा था कि उसे संदूक को नहीं खोलना चाहिए, दूसरी ओर उसे महसूस हो रहा था कि अब वह इतनी दूर आ चुकी है कि पीछे हटना संभव नहीं। उसने गहरी सांस ली, अपना साहस समेटा और संदूक खोलने की हिम्मत जुटाने लगी। और तभी एक अजीब एहसास ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। वह गुफा में अकेली नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा हो। उसका शरीर एक पल के लिए ठहर गया। उसने तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन वहां केवल घना अंधकार था। कौन है वहां? उसकी कांपती आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शांत उतना ही अचानक जितना कि वह स्वर आया था।
कर दिया और कहा, अब मेरे पास सब कुछ है, मेरी इज्जत और आगे बढ़ने का अवसर। बची हुई राशि से आयशा और उसकी मां ने अपने जीवन को संवारने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जो उनका वर्षों पुराना सपना था। लेकिन इससे भी बढ़कर आयशा ने उन योजनाओं में निवेश किया जो जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। उसे इस राह पर चलने की प्रेरणा अपने पुराने त्याग और पाक हसन की करुणा से मिली। वह साइकिल जिसे उसने कभी बेच दिया था अब भी उसके दिल में एक खास जगह रखती थी। हालांकि उसने कभी इस बलिदान पर पछतावा नहीं किया, क्योंकि वही उसका पहला कदम था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी किसी छोटी चीज को छोड़ देना हमें बहुत बड़ी चीज की ओर ले जाता है। उसने सोचा जब वह उसी चौक से गुजरी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। आयशा ने उस नक्शे को अपने कमरे की दीवार पर एक फ्रेम में लगा दिया, एक स्मृति के रूप में जिसने उसे साहस, त्याग और आत्म उद्धार का वास्तविक अर्थ सिखाया। उसके दादाजी की चिट्ठियां भले ही वे दुख भरी थी, फिर भी उसने उन्हें संभाल कर रखा था, एक सीख के रूप में कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसे स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब आयशा अपने भविष्य को स्पष्ट और एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। गुफा तक की उसकी यात्रा केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह दिखाने के लिए भी थी कि इंसान अपनी कहानी को फिर से लिख सकता है। जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसे आभास हुआ कि हर अगले कदम में वही दिव्य साहस होगा जो उसने उस रहस्यमयी संदूक को खोलते समय अनुभव किया था। आयशा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सत्य चाहे जितना भी कठोर हो हमें मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखता है। जब उसने संदूक खोला तो उसे केवल अपने प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि अपने परिवार की गाथा को न्याय और करुणा के प्रकाश में पुनः रचने की शक्ति भी प्राप्त हुई। एक अजनबी की सहायता के लिए किए गए उसके त्याग ने उसे एक नई आध्यात्मिक राह पर प्रवाहित कर दिया, जहां उसने केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला दिया। जैसे आयशा ने अपने बलिदान को एक परम उद्देश्य में परिवर्तित किया, वैसे ही हम सभी अपने सत्य का सामना कर उसे एक नव प्रेरणा में बदल सकते हैं। जब इंसान को अपने किए का फल मिलने लगता है, तब एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी किस राह पर लगा दी। बेईमानी से कमाया गया धन आज उसके किसी काम नहीं आ रहा। ना परिवार बचा, ना सम्मान और ना ही सुकून। यह हकीकत सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उन सभी की है जो गलत राह चुनते हैं। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन वह पैसा जो इज्जत और मेहनत से कमाया जाए, वरना बुढ़ापा पछतावे और आंसुओं में ही बीतता है। याद रखिए, जो धन बेईमानी से आता है वह चैन छीन लेता है। सोचिए, क्या आपको भी अपने भविष्य में ऐसा ही अकेलापन और दर्द चाहिए? सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि अपनों का प्यार और सम्मान है। सही रास्ता चुने, क्योंकि अंत में वही आपको सुकून देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सबक ले सके। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।